नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे देश के युवाओं की, किशोरों की बात और ख़ास तौर पर जो यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित जो स्कूल हैं उनमें 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की बात। ये जो कोरोना का काल है, इस कोरोना काल ने कई तरह से हमारे जीवन को प्रभावित किया है। कई तरह की समस्याएं हमारे सामान्य जीवन में आई हैं। लोगों की जान गई, लोगों ने एक भयानक तरह का ट्रॉमा झेला, लोगों ने बीमारी से लड़कर बहुत कष्टकारी स्थितियों से लोग गुजरे। दवाओं, ऑक्सीजन, तमाम तरह की कमियों से लोग गुजरे। परिवारों में जहां मौतें हुई वहां एक अलग तरह का तनाव, एक अलग तरह की दुश्चिंताएं लोगों में हैं और तमाम तरह के जो लोग रोजगार से जुड़े थे वो बेरोजगार हुए। और ऐसे ही तमाम लोगों में एक बहुत बड़ा जो वर्ग था वो था स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं का। और उसमें भी अगर हम बात करें जो इंटरमीडिएट की जो 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें जिन लोगों को इस वर्ष शामिल होना था उन लोगों, और इन लोगों के लिए ये परीक्षाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं। एक तो आप एक कक्षा आपकी बदलती है, लेकिन उससे ज़्यादा देश में हमारा जो मौजूदा शिक्षा का ढांचा है उसमें ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आगे का रास्ता इंटरमीडिएट के बाद ही शुरू होता है। और बहुत सारी परीक्षाओं में इंटरमीडिएट बोर्ड की एक ख़ास प्रतिशत अंक लाने के बाद आपको उसमें प्रवेश की परीक्षा देने की या प्रवेश की में आप इंटाइटल हो पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा दबाव ये बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं पर होता है, बेहतर करना और उसमें अच्छे नंबर लाना, ताकि आगे जो भविष्य वो अपने लिए तलाशना चाहते हैं उसमें कोई ठोस तरह की एक राह वो अपनी बना सके। और जिस तरह से कोरोना ने पहले तो स्कूली पढ़ाई पर सीधा चोट करी, उसके बाद जो ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन क्लासेज की भी बात हुई, वो भी उसको ये नहीं कह सकते कि वो लेवल प्ले फील्ड है, क्योंकि सारे लोगों के लिए ऑनलाइन का जो साधन है उसकी उपलब्धता, उसके साथ आने वाली समस्याएं, परिवार की स्थिति, तमाम तरह के ऐसे फैक्टर हैं जो स्कूल में कम से कम एक क्लास में बैठने वाले बच्चों के साथ आप ये मान सकते हैं कि सारे बच्चे एक लेवल प्ले फील्ड पर होते हैं। उनकी ग्रहण करने की क्षमता कम ज़्यादा हो, लेकिन जो पढ़ाने वाला है वो उसके लिए आगे बैठा हुआ बच्चा या पीछे बैठे हुए बच्चे, पूरी क्लास के बच्चे लगभग एक स्थिति में होते। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में ये बात भी नहीं है। आप एक अलग तरह के परिवेश में हैं। जिन घरों में अगर किसी की मौत हुई है कोरोना की वजह से, वहाँ बच्चे की मनस्थिति क्या होगी कि वो ऑनलाइन क्लास में बैठ सके। तमाम तरह के, जिस घर में अगर 4 लोग बीमार हैं वहाँ बच्चे की स्थिति क्या होगी कि वो ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनको ध्यान से उनको वो पढ़ सके, समझ सके। तो इस तरह की तमाम समस्याएं इसमें थी। और पहले जिस तरह से हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए अलग अलग राज्यों में इस तरह के संकेत आ गए थे कि इनको नहीं किया जाएगा और इसमें सामूहिक तौर पर बच्चों को उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद जून की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने पहल की, अदालत में मामला गया था और उसके बाद कैबिनेट ने फैसला लिया, केंद्रीय कैबिनेट ने, कि सीबीएसई की परीक्षाएं जो इंटरमीडिएट की हैं वो रद्द कर दी गई। उसके बाद आईसीएसई ने भी उसी का अनुसरण किया और करीब कई लाख बच्चे जो इन परीक्षाओं में थे उनको एक तरह से जो परीक्षा होने न होने के बीच अनिश्चितता थी उससे तो कम से कम राहत मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही प्रधानमंत्री के सीबीएसई परीक्षा को रद्द करने के फैसले की एक तरह से प्रशंसा कर चुके थे। तो उसके बाद ये उम्मीद लग रही थी कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही फैसला होगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने अंततः ये फैसला कर लिया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं उनको इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उनको अब रद्द कर दिया जाएगा। तो इससे करीब 14 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को एक बड़े तनाव से मुक्ति मिली है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं। एक तनाव से मुक्ति मिल गई, अब दूसरा तनाव है कि आगे क्या होगा, किस तरह से जो प्रमोशन होगा, जो क्लास अगली मिलेगी उसके लिए
जो मार्क्स हैं उसका क्या क्राइटेरिया होगा, अभी सरकार ने उसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किए हैं। तो एक नया तनाव इसके साथ साथ शुरू हो गया इस मुद्दे पर, क्योंकि ये न सिर्फ छात्र छात्राओं की बात है, लाखों छात्र छात्राओं की बात है, बल्कि उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो परिजन हैं, उनकी भी चिंताएं इस मुद्दे से जुड़ी हैं। इसलिए इस मुद्दे पर आज आपकी बात में हम तमाम सवालों का समाधान अभिभावकों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनके मन में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसके लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पुराने वरिष्ठ नेता और परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्रा, जो एक शिक्षाविद भी हैं और शिक्षक और छात्रों की समस्याओं के लिए लगातार सक्रिय हैं, और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, जो अपनी एक तो सरकार से लड़ाई लड़ने की छवि के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा महकमा भी देखा है और उत्तर प्रदेश के छात्रों के अलग अलग तरह के आंदोलनों में उनकी सहानुभूति, वो प्रत्यक्ष रूप से भी इस तरह के आंदोलनों से जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रताप सिंह, जिनको ज़्यादातर लोग एसपी सिंह के नाम से जानते हैं। तो बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले आरपी मिश्रा साहब आपसे ही करना चाहता हूं, आप इस फैसले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, ये निर्णय जो हुआ है, हालांकि इसमें विलंब हुआ, लेकिन ये स्वागत योग्य कदम है। और जब डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने यहाँ पर एक प्रपोजल जो भेजा था केंद्र में, और यहाँ भी सर्कुलेट किया था कि हम परीक्षाएं कराएंगे, 3 प्रश्न होंगे और कम समय का होगा, ये सारी चीजें कही थी, तो इस समय बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये कह क्या रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम महोदय, क्योंकि कोरोना संक्रमण के जब पिछले साल से शुरू हुआ, स्थितियां अच्छी नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग हुई जरूर, लेकिन 80% से ज्यादा बच्चों ने ऑनलाइन टीचिंग का लाभ नहीं उठा पाए हुए, क्योंकि उनके पास देखिए गरीब बच्चे हैं जो माध्यमिक यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं। वो बच्चे ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में आते हैं, खोमचे वाले होते हैं, जो लो सैलरी पर्सन है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन बहुत ही कठिनाई से उनके पास होता है। अगर हो गया तो पहले वो पेट भरेंगे, नेट नहीं डलवा पाएंगे। तो सरकार से हमने बराबर, हमारे अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे बीच में नहीं है, पिछली बार जब सरकार ने निर्णय लिया था तो मांग की थी कि इन सब बच्चों को एंड्रॉइड फोन और नेट की सुविधा उपलब्ध कराइए, बच्चों के लिए खर्च करिए। तो ये न होने से एक औपचारिकता होती रही। शिक्षक संपर्क में थे, वो कहते थे अगर उनके क्लास में 40 बच्चे एनरोल्ड हैं तो 10, 12, 15 से ज्यादा संपर्क में नहीं रहते, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जैसे भी टीचिंग करते, तो पढ़ाई हुई नहीं थी, एक तनाव की स्थिति थी। और डिप्टी सीएम महोदय ने, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं माध्यमिक के, जब उन्होंने कहा कि नहीं हम इसकी परीक्षा का एक प्रारूप उन्होंने रखा, तो थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ था। लेकिन जो केंद्र ने निर्णय किया सीबीएसई परीक्षा बोर्ड के लिए, जो दिल्ली का मॉडल था जो उन्होंने सिसोदिया साहब ने प्रस्तुत किया था, उसको स्वीकार किया। और स्वीकार क्यों नहीं करते, क्यों 300 बच्चों ने रखी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया हुआ था कि परीक्षाएं निरस्त की जाए। और सबसे बड़ी चीज थी कि एक जो मानसिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। बहुत सारे परिवारों में कोरोना संक्रमण से बहुत ज्यादा कोई ना कोई नहीं रहा है, मानसिक स्थिति नहीं अच्छी थी, और एक उहापोह की स्थिति चल रही थी, बच्चे तनाव में थे, अभिभावक तनाव में थे। तो वहां का निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद जब यहाँ पर आया तो डिप्टी सीएम ने पहले बयान यही दिया था कि इस पर हम आगे चल के निर्णय करेंगे। भाई हमारा तो कहना था, हमने मांग भी की थी कि इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए, जो तनाव है कम से कम बच्चों का समाप्त हो। जो निर्णय किया गया वो ठीक है, वो अच्छा है, होना चाहिए और आगे भी होगा। हालांकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, लेकिन जो निर्णय हुआ वो स्वागत होगा। तो आप कम से कम जो टीचर समुदाय, जो शिक्षक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको लगता है कि ये चाहे देर से हुआ लेकिन ये फैसला, इसका स्वागत होना चाहिए। अतुल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो सवाल है इसमें 2 तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, किसी भी तरह से परीक्षा तो होनी चाहिए थी, चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम से होती या कोई और तरीका होता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं। आप इसमें क्या अब नजरिया रखते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, ऑनलाइन परीक्षा
सीबीएसई और आईसीएसई और यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए इतना आसान नहीं। इसलिए जैसा अभी निशा जी ने बताया कि अलग अलग कैटेगरी के छात्र हैं जी कंप्यूटर है ही नहीं तो हम ऑनलाइन परीक्षा कहाँ से दें। और जी अगर कंप्यूटर है तो इंटरनेट नहीं है, हम गांव में रह रहे हैं। जी कितनी जगह अभी हमारे पास इंटरनेट का पेनिट्रेशन है ये हम सब लोग जानते हैं। जी तो ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा करवाना हमारे ख्याल से तो अनुचित होता। उसमें जी हम जी कुछ छात्रों को बहुत ज़्यादा उनके साथ अनफेयर हो जाते कि भैया आप जो हैं चूंकि आपके पास ये सुविधाएं नहीं हैं तो इसलिए आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और वो उनका करियर उनका नुकसान करियर उनका खराब होता उसके बाद। जी तो जी ये तो ठीक ही है कि हम ऑनलाइन परीक्षा नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि आगे जो छात्र परीक्षा देना चाहें जी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी उनको दी जाए। अब जी उसमें जो छात्र देना चाहें या सारे छात्र दें, ये थोड़ा सा दुविधा वाली स्थिति है। क्योंकि अगर जी कुछ छात्र परीक्षा दे करके नंबर ले आएंगे अच्छे, तो जो छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं या दे रहे हैं उनका रिजल्ट क्या होगा। जी उनका रिजल्ट कुछ का प्रमोटेड होगा, कुछ का 11वीं 12वीं के नंबर और हो सकता है 10वीं के मार्क्स भी जोड़ करके एवरेज निकाला जाए। कुछ का होगा जो प्री बोर्ड इम्तहान होते जी हैं उनके जी नंबर भी जोड़ लेते हैं। हालांकि इसमें भी क्या है गोविंद जी, कई स्कूलों में प्री बोर्ड में बच्चों को नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं जी 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 ताकि वो ज़्यादा मेहनत करें। ताकि वो ज्यादा मेहनत करें। जी तो देखिए ये इस समय स्थिति बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी नहीं है। बस ठीक है जी कोरोना का भय ऐसा था कि ये मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। अगर ये कदम न उठाया जाता तो शायद फिर वही स्थिति होती कि भाई पंचायत चुनाव होने 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 जी और बाद में परिणाम भुगतना पड़ता। तो जी वहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे इसको किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, किस तरह से मार्किंग होगी, कुछ ऐसी व्यवस्था निकालनी चाहिए ताकि किसी बच्चे का किसी छात्र का नुकसान ना हो। जी क्योंकि यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। अभी जी इसके जी आगे जब ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भागेंगे तब वहां पर एक दूसरी तरह की स्थिति होगी। जी एक आध राज्यों के बोर्ड में उन्होंने अभी, शायद आसाम में ही है, उन्होंने अभी परीक्षा के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा हम थोड़े दिन और देखेंगे कोविड की क्या व्यवस्था। तो मान लीजिए वहां के बच्चों का इम्तहान होता है और वो अच्छे नंबर ले आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगी। बिल्कुल मतलब जो आपकी राय है वो ये है कि कहीं न कहीं ये ठीक है कि एक तात्कालिक राहत तो मिली है, लेकिन अभी सवाल बहुत सारे हैं और जो छात्र छात्राएं हैं 12वीं का जिनको इस बार परीक्षा देनी थी उनके लिए आगे की राह आसान नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। एसपी सिंह साहब, आप शिक्षा महकमे से भी जुड़े और छात्र जो हैं समुदाय उनकी समस्याओं से भी आप गहराई से जुड़े हैं। आप क्या मानते हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को लेने में बहुत देर की? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री भी है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने काफ़ी पहले ये घोषणा कर दी थी कि जो बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं हैं वो मई में होंगी। क्या सरकार का ये आकलन नहीं कर पाई थी कि मई तक स्थितियां कैसी होंगी, किस तरह की परिस्थितियां होंगी, कोरोना का कितना दबाव होगा? और जो एक अगर पहले इस तरह की कोई जानकारी, इस तरह की घोषणा सरकार की तरफ से हो गई होती तो क्या ये छात्रों के लिए ज़्यादा राहत की बात नहीं होती? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो वर्तमान स्थिति है उसमें पता है वो केंद्र की तरफ देखती रहती है। जी
मोदी जी बोलेंगे हम भी मान लेंगे। मोदी जी का निर्णय सब जगह सही है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी सही है, दिल्ली के लिए सही है, सीबीएसई को सही है, आईसीएसई सबके लिए सही है, क्योंकि मोदी जी ने निर्णय लिया। तो यहाँ तो विवेक तो इस्तेमाल किया नहीं इन्होंने। शुरू में विवेक इस्तेमाल किया था जब मई की बात कर रहे थे ये, कि हम शॉर्ट पेपर छोटा करेंगे और एग्जाम दिलाएंगे। जी। अब तो चूंकि मोदी जी ने स्टैंप लगा दिया तो कुछ मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और डिसीजन करेंगे। डिसीजन तो हो चुका ना दिल्ली में। चलिए बहरहाल ये तो दूसरा इशू हो गया। इशू ये है कि परीक्षा, देखिए आप पास कर देंगे, इंटरमीडिएट पास हो गया, हाई स्कूल पास हो गया, क्या शिक्षा का उद्देश्य एग्जाम पास करना है क्या? यहां तक सीमित नहीं है शिक्षा का उद्देश्य। जी। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन, और उस ज्ञान की कसौटी पे खरे उतरे जब परीक्षा हो। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, ये आधे अधूरे एग्जाम के साथ पास करके घर बैठे खुश है सब, शिक्षक भी खुश हैं, कॉलेज भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, चलो पास हो गए। लेकिन वास्तव में यथार्थ में ये वास्तव में शिक्षा के लिए अच्छा अथवा नहीं है। महामारी में मानता हूं परेशानी है, ये मानता हूं, सब मानते हैं, इसको कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए मिश्रा जी तो मेरे साथ काम किए हैं, ये जानते हैं, और ये हमेशा शिक्षा के पक्ष में रहे, क्लासेस होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। और जो दिवंगत ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, मैं तो उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ कि मेरे उनसे बहुत अटूट संबंध थे, मुझे बहुत स्नेह प्यार था उनका। वो भी यही कहते थे। मेरा उद्देश्य कहने का मतलब यह है, कल को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे बच्चे, क्या करेंगे वहां? झुंझुना दिखाएंगे, वो दिखाएंगे पास कर लिया मैंने, वो क्राइटेरिया वगैरह सब बन जाएगा। देखिए प्रदेश में नकलों को अभियान जो हमने चलाया था, मिश्रा जी को याद है, थोड़े समय के लिए, अब ये सरकार भी कहती है हमने नकल नहीं होने दी, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। हमको पता है अंदर खाने क्या हुआ है, सबको पास कर देते हैं ये लोग, स्केलिंग करते हैं, सब पास हो जाते हैं। उसको खुद भी नहीं पता मैं फर्स्ट डिवीजन मुझे कैसे आ गई, मेरा परीक्षा पेपर खराब हुआ था और मुझे अच्छे मार्क्स आ गए। ये भी दृष्टांत है हमारे पास। बच्चे तो मेरे टच में रहते हैं हमेशा, कहते हैं अरे सर ये पेपर मेरा खराब हो गया था, इसमें तो मेरा 90% आ गया। कुछ ही नहीं पता उन्हें खुद भी। शिक्षा का उत्तर प्रदेश के अंदर चौपट व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा की, मैं तो माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख सचिव रहा हूँ, उच्च शिक्षा का भी यही हालत है। उनकी भी तो परीक्षा कल को आनी है, फाइनल एग्जाम सबके आने ना, बीए के होंगे, बीएससी के होंगे, एमएससी के होंगे, एलएलबी के होंगे, सब एग्जाम्स होंगे ना। ऐसे हो जाएगी लीपापोती, पिछली बार भी लीपापोती हुई थी। मैं कदापि इस तरह से स्केलिंग करके और बच्चों को पास करने के पक्ष में कभी नहीं हूं। अब सेशन खराब होना हो जाए, बच्चों कल अमेरिका जाएंगे, सेट देंगे, जीआरई देंगे, वो पास होगा कोई उसमें से? कोई यूनिवर्सिटी ले लेगी इनको? कल को आईएएस आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, पास तो हो गए, इसको कहां ले घुमा दिखाते फिरेंगे डिग्री को, मैंने पास हो गया मैं। और महत्वपूर्ण, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, जो लोग पिछली बार, देखिए हर साल आप मान के चलिए कि ड्रॉप आउट्स और फेल जो होंगे, वो इंटर में, हाई स्कूल में 5 से 6 लाख लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जी, और वो दोबारा एग्जाम के पेपर भरते हैं, भरा होगा उन्होंने, वो भी पास हो जाएंगे सब। जो फेल थे पिछले बार वो भी सब पास हो जाएंगे इस बार। जो ड्रॉप आउट थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो सब पास हो जाएंगे। तो ये डिफिकल्ट चीज हो रही है। ठीक है महामारी है, आज नहीं तो कल इसको जाना है, टीकाकरण का अभियान चलेगा, दिसंबर तक कहते हैं हम 100% टीकाकरण कर देंगे, तो दिसंबर कौन सा दूर है, 6 महीने की बात तो है। मैं मानता हूं कि चाहे 6 महीने के लिए एग्जाम पोस्टपोन हो, लेकिन एग्जाम होने चाहिए। हाई बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से लीपापोती करके पास करा देना, मैं इसका पक्ष में कभी नहीं हूं। अभी पोस्टपोन करिए आप इसको, कोई बात नहीं। एक सेशन खराब हो गया मानता हूं, अमेरिका में 2-2 सेशन खराब हुए हैं, बट दे हैव नॉट डन दिस थिंग कि बिना एग्जाम के आपने पास कर दिया। मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी वहां डिफरेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षा के स्तर में कंप्रोमाइज करें। डिग्री के स्तर में आपकी डिग्री को पूछेगा कौन? ये कहेंगे 2 साल की डिग्री फर्जी है। आप देखिए हमने, आपने जब पढ़ाई की थी बोर्ड के एग्जाम से की हम लोगों ने, हम लोगों की डिग्री में और आज जो बोर्ड से बच्चे पास होकर आ रहे हैं उनके स्तर में, मैं नहीं कहता हम लोग ज्यादा मेधावी हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में आप देख लीजिए कितना फर्क है, अंतर है जी। तो अब मैं मानता हूं कि परीक्षा के थ्रू गुजरना चाहिए। अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या होगा? फिर प्रैक्टिकल एग्जाम तो कराने ही पड़ेंगे ना आपको। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में तो आप स्केलिंग या पुराने प्रैक्टिकल के आधार पर दे नहीं सकते हो, उनमें तो आपको कराना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम तो फिजिकली कराना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं हो सकता वो, चाहे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, तो करानी पड़ेगी ना आपको। तो जब ये कराओगे आप और रिजल्ट तभी डिक्लेयर करोगे प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद,
तो फिर अब ये एग्जाम कराने में क्या दिक्कत थी? आप कह रहे हो दिसंबर तक फाइनल कर देंगे हम, तो आप बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन करके, रैपिड गति से वैक्सीनेशन करके, और कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस को भी क्यों ना वैक्सीनेशन का सेंटर बनाए, वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाए। 1 साल खराब कर दिया हमने वैक्सीन को उपलब्ध कराने में। वी हैव लॉस्ट 1 ईयर। अभी आपने कितनी भी डीग मारे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सब, वैक्सीनेशन में वी हैव लॉस्ट 1 ईयर। अगर लगातार अच्छा प्रोक्योरमेंट होता, प्रोडक्शन होता वैक्सीनेशन का, तो आज ये स्थिति नहीं आती कि बोर्ड के एग्जाम या सीबीएसई इनके पोस्टपोन करने की स्थिति बन रही है हमको। और अब 12 साल से नीचे उन बच्चों, 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है इस देश में। अमेरिका में शुरू कर दिया उन्होंने 12 ईयर्स एंड अबव का। तो अब हमें क्या है कि आप कहते हो नंबर 1 प्रोडक्शन वैक्सीन है हम तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर हैं वैक्सीन के, पर वेयर डू वी स्टैंड? कहां पे वैक्सीनेशन हमारा? आज यूपी में 8% 7% वैक्सीनेशन हुआ है, जो आपको करना है। बिल्कुल, जो सवाल आपने उठाया वो अपने आप में बहुत मौजूद है, लेकिन जिस तरह से जो प्रधानमंत्री ने जब सीबीएसई की परीक्षाओं को स्थगित करने की बात की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने युवाओं के स्वास्थ्य और उनके भविष्य की हमको चिंता है, इसलिए हम इसको स्थगित कर रहे हैं। डॉक्टर आरपी मिश्रा साहब, आप जो अब क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश ने परीक्षाएं तो रद्द कर दी हैं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में करीब 54 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इससे सीधा एक तरह से फ़ायदा हुआ है, लेकिन आप अभी क्योंकि नियम कुछ तय नहीं है कि कौन सा तरीका होगा जिससे प्रमोशन के लिए जो छात्रों को अगली 12वीं पास का जो भी प्रमाण पत्र मिलेगा, मार्कशीट मिलेगी, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, किस तरह से चीज़ों को उसमें तय किया जाएगा? तो आप क्योंकि शिक्षा की राजनीति से जुड़े हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को कि किस तरह का वो तरीका अपनाए? वे सिंह साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। वास्तव में लगता तो ही है कि ये पर जो भी रिजल्ट घोषित होंगे, ये एक मात्र औपचारिकता होगी, क्योंकि जो क्राइटेरिया होगा वो होगा जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं या जो यूनिट टेस्ट है या इसी के साथ में जो प्री बोर्ड होते हैं। अब दिक्कत है कि एक विद्यालय से आज फोन आया, सूचना मांगी गई थी कि पिछले वर्ष उनके यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई, अब कैसे रिजल्ट बनेगा? और इससे निश्चित रूप से ये तो देखिए, ये तो हो रहा है चूंकि एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, निर्णय नहीं हो रहा था, बच्चों के अभिभावकों के फोन आ रहे थे, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे, परिस्थितियां अलग थी। लेकिन ये भी सही है, और इसके साथ में जो किस तरह से रिजल्ट तैयार होगा, तैयार होने का यही है कि जो पिछली परीक्षाएं हैं उनको आधार बनाया जाए। लेकिन ये भी क्या बहुत ही स्वच्छ तरीके से हो पाएगा? जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए जरूर नुकसान की बात है। जो साधारण बच्चे हैं वो तो अपना पढ़ करके वो उनको लिए तो लाभ है। जो बच्चे पिछली बार फेल हो गए थे, जो उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा था, वो सब पास हो जाएंगे। उनकी संख्या लाखों में है, करीब 56 लाख परीक्षार्थी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा देंगे। उसमें कम से कम 5-6 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरे, वो भी सब पास हो जाएंगे। तो अब हमारा एक सीधी सी बात है कि इसमें जो क्राइटेरिया बनाना है वो पारदर्शी हो, कम से कम उसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका नुकसान न होने पाए। और डॉक्टर सिंह साहब तो हमारे प्रमुख सचिव थे, और मैं तो कभी नहीं भूलूंगा कि जब ये शिक्षा में थे उस समय सपा की सरकार थी, 900 विद्यालय डिबार किए थे नकल में, और इनको आपको केवल इसीलिए हटा दिया गया था कि सरकार का दबाव था कि डिबार सेंटर को परीक्षा के लिए अलाउ करिए। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मैं तो बराबर प्रशंसा करता हूं कि आप ट्रांसफर आपको कर दिया गया, लेकिन आपने नहीं किया। जो बाद में प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार जी आए, उन्होंने सबको सेंटर बना दिया। तो आप ज्यादा महत्वपूर्ण आपने सुझाव भी दिए, कहा भी है, लेकिन इस समय जो आपको की स्थिति समाप्त हुई है, अब जो परीक्षाओं के आधार हैं, इसी आधार पे जो फाइनल का रिजल्ट बनेगा। ये बात सही है कि भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हुई, उनके अंक कैसे होंगे वो तो करानी पड़ेंगी। अब सरकार की क्या स्थिति है, और ये यूपी सरकार तो हमारे पता नहीं क्या था कि बराबर परीक्षा की डेट घोषित करते रहे आगे से, और कोविड का मैं पालन कराऊंगा। मुझे याद पिछली बार जो मूल्यांकन हुआ था, कहीं कोविड जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, हजारों शिक्षक झोंक दिए गए थे उसमें, कोरोना संक्रमित हुए। अभी पंचायत चुनाव में झोंक दिए गए, हजारों शिक्षक मर गए। हो गया। ये तो अब कोविड जो प्रोटोकॉल बड़ा नहीं होता, मुद्दा है, इसमें तो शिक्षकों का ही बड़ा नुकसान मुद्दा होता है। यह है कि आगे क्या हो, आगे की राह क्या हो। अतुल जी, जो बच्चे इस समय इंटरमीडिएट में हैं,
उनके लिए किस तरह का ट्रॉमा अभी आने वाले दिनों में होना है, आप इस को क्या आकलन इसके बारे में है? उनका जो ट्रॉमा है वो काफी कुछ तो एसपी सिंह साहब ने बता दिया जी। क्योंकि वो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे या बाहर पढ़ाई के लिए अप्लाई करेंगे, बाहर छोड़ दीजिए, अगर अभी दिल्ली ही अगर जाना है या बैंगलोर जाना है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके पास क्या आधार होगा और जो वो मार्क्स लेकर के जाएंगे, क्या यूनिवर्सिटी उनको चयनित करेगी? अब हो सकता है ये लोग आईआईएम और आईआईटी में भी कुछ क्राइटेरिया में परिवर्तन करें, क्योंकि अब इन एग्जाम्स में भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके क्लास 12 और 10 के मार्क्स या क्लास 12 के मार्क्स देखे जाएंगे। जी जी। तो जिन बच्चों को एवरेज नंबर मिल रहे हैं, जिनका प्री बोर्ड खराब हो चुका है और उसकी वजह से उनका एवरेज खराब निकल रहा है, तो वो तो फिर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जी। और ये बात सही है कि कंपटीशन की जो एक प्रवृत्ति होती है या एक अंदर से एनर्जी होती है कि भाई हमें compete करना है, तो इम्तहान उसी लिए होता है, हमें टॉप करना है, हमें सबसे आगे रहना क्लास में, स्टेट में। अब वो सारी चीज इस साल तो कुछ नहीं होगी, सब पास हो जाएंगे। हमारे प्रदेश में किसने सबसे अच्छे नंबर पाए इसकी चर्चा तो शायद नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो बहुत हॉलो होगी। जी जी। क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि वो बच्चा एक्चुअली अगर देता इम्तिहान तो कैसा करता। जी जी। तो ये जो समस्याएं आनी है ये उनके लिए आगे चुनौती बनेगी। जी। निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। जो छात्र छात्राएं हैं जो 12वीं में इस वक्त हैं, जिनको अब एक तरह से पास होने का मौका तो मिल गया है, लेकिन सिर्फ पास होने से उनकी जो राह है वो आसान नहीं हुई है। नए तनाव साथ में हैं। ये ठीक है कि क्योंकि सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड और बहुत सारे राज्यों के, ज़्यादातर राज्यों के बोर्ड्स ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, तो कम से कम एक लेवल प्ले फील्ड तो आगे जो चयन की प्रक्रिया होगी अगली कक्षाओं में जाने की, उसमें कहीं न कहीं एक बराबरी का तो सब लोगों के लिए स्तर होगा। लेकिन जैसा आरपी सिंह साहब ने कहा और जो एसपी सिंह साहब की चिंता थी, जैसा आरपी मिश्रा जी ने भी उस बात को वो किया कि उत्तर प्रदेश में सरकार अब जो भी नीति बनाए, एक तो जल्दी से जल्दी बनाए और दूसरा वो पारदर्शी हो। कम से कम जो अच्छे छात्र हैं उनको, उनके साथ अन्याय न हो, और जो भीड़ है यानी कि ऐसा बच्चा जो ये कहे कि मुझे तो ये आता ही नहीं था विषय, मुझे इतने अच्छे नंबर कैसे मिले, इस तरह के लोगों की संख्या भी सामने ना आए। राज्य सरकार जल्दी करे, शीघ्रता करे। जो विलंब उसने परीक्षा को रद्द करने के बारे में अपने ढुलमुल रवैये से अपनाया था, वो विलंब कम से कम अब जो नई नीति होगी कि क्या तरीका होगा प्रमोशन का, उसके बारे में न हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपकी बात को आज यहीं समाप्त करते हैं। एसपी सिंह साहब आपका धन्यवाद, आरपी मिश्रा साहब आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद। अपने दर्शकों से हम आह्वान करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने बहुमूल्य विचारों से, अपने सुझावों से, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए जो निर्भीक और एक साफ सुथरी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, वो कोशिश मजबूत हो सके, उस कोशिश को आपका समर्थन मिल सके, तभी हम अपने को सफल मानेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।